हेलो और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सनामजद का है जो बांग्लादेशियों की ऊट पटांग हरकतों के थ्रेट देने का इंडिया को, उस पे पाकिस्तान की आवाम के बीच में पहुंची पूछने की भाई पागल हो गए हैं क्या बांग्लादेशी? ये बांग्लादेशियों ने बांग बांग खा लिया है या बवासीर हो गई इनके मुंह में? हरकतें ऐसी कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी बन गए प्रॉपरली। है वैसे थे तो पाकिस्तानी ही, ये नाम बदलने से क्या होता है, कहते हैं ना बकुले का नाम मसक्कली रखने से वो कबूतर नहीं बन जाता। तो वही हाल इनका है। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल सॉरी वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बोलने से वो बांग्लादेश नहीं बन जाता, क्योंकि रहते तो सुअर ही है वहां पे भी। सुअर तो चेंज नहीं हुए ना, बाड़े के अंदर थे। अब बाड़े का नाम तुम कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है, हरकतें तो वही आएंगी ना। तो वही सब है। तो चलते हैं, देखते हैं भाई पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है इन लोगों के बारे में। शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ इंस्टा पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानियों की ओपिनियंस, उनकी सोच कहां तक जाती है कहां तक नहीं, क्योंकि इनकी सोच हमेशा घुटनों में नहीं रहती, गोटों में है, सोचते वहीं से ही। तोड़ते इनके तिल्ले, चलते हैं पाकिस्तान में। दो तरह से देख सकते हैं इस बात को। एक सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि जो भी 71 में हुआ उसके बाद बांग्लादेश की हुकूमत खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिया की गोद में जाना शुरू हुई। और उसकी जो भी हुकूमत थी, चेंज भी हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ थी ना, वो इंडिया की गोद में जाने की थी। और उसका ये हुआ कि बिल्कुल उन्होंने अपने आप को पैरालाइज कर लिया और उनके रहमो करम पे चले गए कि उनकी सनत भी उनके मरहूने मिन्नत हो गई। इलेक्ट्रिसिटी की जो उनका सिस्टम था वो भी इंडिया की गोद में चला गया। तो उस हवाले से पहले हिस्से में हम देखेंगे कि बांग्लादेश इंडिया की गोद में चला गया था। ठीक है, अभी जैसे ये दोबारा से बांग्लादेश में क्राइसिस आया है, इसका क्राइसिस का नाम भी दे सकते हैं, रेवोल्यूशन का नाम भी दे सकते हैं, इनकलाब का नाम भी दे सकते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे चेंज आया, हसीना वाजद की हुकूमत गई और वो ख़ात्मा हुआ। उसके बाद वहाँ पे जो भी नॉमिनेटेड हुकूमत है या जो भी उनका एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो अब ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। तो वो इस इंडिया की गोद से निकलना चाह रहे हैं। तो ये वो दूसरा व्यू है कि जिसको मैं ये कहूँगा कि मैं बांग्लादेश को मतलब ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल उनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश पांव पे कब खड़ा नहीं था बे, ये बताओ चर्चा। मतलब अगर कोई देश आपके देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फिर आप उसकी गोद में जाके बैठ गए हो। ईरान ने अगर पाइपलाइन तुम्हारे देश तक बिछाई है तो तुम ईरान की गोद में जाके बैठ गए बे। इंडिया ने अगर हेल्प के लिए तुम्हें फंड्स दे रहा है तो तुम इंडिया की गोद में हो। वो तो चाइना के पास भी गई थी पैसा मांगने, हसीना वाजिद। रशिया से उसने न्यूक्लियर प्लांट लगवाया है, इंडिया की गोद में बैठी है वो। अबे थोड़ा सोच समझ के बोला करो बे। हसीना वाजिद कौन सा हमेशा इंडिया के पास रहती है, इंडिया के फेवर में चीजें लेती है, बताना जरा मुझे। उसने अपने देश के फेवर में ली कि मेरे देश में ये पंगे ना हो, पाकिस्तान को देख के कि वहां पे ये होता है तो ऐसे ना हो। उसने ये देख के चलना सीखा, कोई गोद वोद में नहीं बैठी। और तुम्हें बांग्लादेश को डिपेंड पता है क्यों नहीं करा, क्यों वहां पे नहीं लगाया हमने? इसी वजह से। हमने नेपाल में नहीं लगाया क्या? हाइड्रो पावर प्लांट हमने नेपाल में नहीं लगाया क्या? वहां पे हमने पैसा लगा के उनको दिया नहीं क्या? वहां पे दिया ना। हमारी 5 कंपनी यहां से बिजली देती हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया से उसने लगवाया। चाइना के पास गई थी पैसा मांगने, क्यों? अगर इंडिया की गोद में बैठी थी तो चाइना क्यों गई थी भाई? फिर वो रशिया क्यों गई थी? फिर वो इंडिया से बोलती। मैं थोड़ा सोच समझ लिया करो, पढ़ वढ़ लिया करो। बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोल देते हो, बेइज्जत होते हो फिर हम जैसे बंदों से। मतलब स्मार्ट हैंडसम तुम चूचू के मुरब्बे। और रही बात आंखें दिखाने वाली, तो अभी शायद वो इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया को आंखें दिखा सके। हाँ, कि इंडिया को आंखें दिखा सके। हाँ, अलबत्ता उनको अपनी पॉलिसीज़ पे बिल्कुल गौर व फिक्र करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए और बांग्लादेश को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। तो सर 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट गया था, वो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई थी कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। आज हम बात करें 10 दिसंबर वाले दिन, 4 महीने का अरसा गुजर चुका है, तो अभी तक वहाँ पे एहतजाजों का सिलसिला बांग्लादेश में क्यों जारी है? बांग्लादेश अभी तक क्यों जल रहा है? क्यों वहाँ पे एहतजाज खत्म होने का नाम नहीं ले रहे? अब बांग्लादेश रो रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये रिएक्शन तो आएगा ना। मैंने इसीलिए पहले क्राइसिस का नाम लिया, क्योंकि बांग्लादेश एक कंट्री है, गली मोहल्ला, एक खानदान तो नहीं। ठीक है, और ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है हुकूमत का, और जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है वो बनने में टाइम लगता है। और हमारे तो
कोई भी हुकूमती पाकिस्तान में 5 साल का वक्त ही पूरा नहीं कर पाता, कोई भी हुकूमत का स्ट्रक्चर हो, तो बांग्लादेश को तो कई साल बीत गए। और वहाँ पे जो भी हुक्मरानों की पॉलिसी थी वो गलत थी या सही थी, वो इंडिया की गोद में थी। अब उससे निकलने के लिए इनको टाइम भी चाहिए और वह हुकूमती स्ट्रक्चर भी चाहिए। तो जब तक वह हुकूमती स्ट्रक्चर नहीं बनता, बांग्लादेश में आपको ये एक इस्तेराम मिलेगा, अफरा तफरी मिलेगी और इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं वो होते रहेंगे। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि बांग्लादेश ने फिर अपने मफाद के लिए इंडिया को इस्तेमाल किया। जब उन्हें मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना था तो इंडियन आर्मी को आगे कर दिया। जब तक उनके मुल्क को अपनी मौशत बनानी थी, अपने मुल्क को उन्होंने ग्रो करना था, उन्होंने इंडिया का जो है हाथ थामे रखा, इंडिया की गोद में जाके बैठे रखा। आज उसे इंडिया की ज़रूरत नहीं है। जी, इसको भी आप दो तनाजुर में देखेंगे। वो भी ये है कि जब 71 में ये सब कुछ हुआ तो इंडिया तो एक थर्ड कंट्री था, उसको क्या ज़रूरत थी कि जाके वो लड़के और पाकिस्तानी आर्मी को बीट करते। ठीक है, उन्होंने कर लिया, अपने मुफाद में किया कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, इसको कमज़ोर किया जाए और दूसरा ये एक अलग बांग्लादेश बना लिया जाए और वो हमारी कॉलोनी बन के रहेगा। इंडिया की ये लॉबी थी, उसी के ऊपर काम करते रहे और कई साल उन्होंने गिरफ्त भी किया, अपने आप को मनवाया भी। अभी जब बांग्लादेश ओ चाचा, तो कहता हूं, तभी तो कहता हूं पाकिस्तानी थोड़ा पढ़ वढ़ लिया करो, तब इंटरव्यू दिया करो, बेइज्जत होते हो फिर तुम लोग। जब वहां से तुम्हारी फौज ने, तुम्हारी आर्मी ने वहां पे बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो बंगाल के लोग थे बांग्लादेश के, उन पे जुल्म ढालने चालू करे, उनके रेप करने चालू करे, भाग के वो इंडिया में आने लग गए। उस टाइम इंडिया की कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी, यहां पे सोना नहीं बरस रहा था, लेकिन वो अपनी जान बचा के भाग के इधर आए थे। तब मुक्ति वाहिनी को इंदिरा जी ने ट्रेंड करा, तब हमने हाथ डाला, नहीं तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, फूक जाते, मार देते साले तुम। आगे बात समझ में, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। रीजन सबसे बड़ा ये था, एक तो हमारे देश पे बर्डन पड़ रहा था उस टाइम पे, जितने भाग भाग के आ रहे थे वहां से, और इतनी फेंसिंग नहीं थी। थोड़ा इसीलिए कहता हूं थोड़ा पढ़ लिया करो। हमारी कॉलोनी बन के रहा है, क्यों बने किसी की कॉलोनी, मत बन। हम नहीं कहते किसी को कॉलोनी बन के रहने के लिए। मतलब पाकिस्तानी ना सोचते कुछ है, बोलते मतलब सोचते उससे तो है नहीं कुछ, हवा से बातें निकाल के बोलते कॉलोनी बन के रहेगा हमारी। कॉलोनी बनाना होता ना तो फिर हम नेपाल को भी कॉलोनी बना चुके होते हैं, समझ गया। नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, हमने हेल्प करी एज अ नेबर कंट्री, कॉलोनी बनाने के लिए नहीं। चाइना नहीं है, हम चाइना और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। चाइना ने तुम्हें अपनी कॉलोनी बना रखा है, तुम्हें कब्जे में ले रखा है, तो थोड़ा इस फर्क को समझो, समझे। अच्छा तुम तो समझ भी नहीं सकते, आसमानी किताब पढ़ते हो ना, तो तुम्हें है ना सर के ऊपर से आती होंगी चीजें जब हम बोलते हैं। देश में ये रेवोल्यूशन एक आया, इनकलाब आया है, तो वहाँ का वो जो एक स्ट्रक्चर था कि जो इंडिया की गोद में था, वो तो उन्होंने गिरा दिया। अब जो नई तंजीम साजी हो रही है, वहाँ पे नई हुकूमत बन रही है, वो यही चाहेंगे कि हम अपने पाँव पे खड़े हों। अब इंडिया उनको उसके लिए इजाज़त देगा नहीं। सर ये कैसे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं? बिजली इनकी अडानी ग्रुप की है सारी, फूड सप्लाई इनकी जो है 40% इंडिया से आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें भी आधे से ज़्यादा इंडियन फैक्ट्रियां मौजूद हैं। जब ये सारे क्लैशेस इनके आपस में खड़े हुए तो उन्होंने इंडिया को कहा कि भाई आप अपने तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो बंद कर दें। इंडिया ने भी गैरत का मुजाहिरा किया और अपने वक्ती तौर पर तमाम प्रोजेक्ट रोक दिए। अब जितनी उसमें वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बांग्लादेश में लगी है, आधी से ज़्यादा तो इंडियन है, बिजली इंडिया की है, इनके मुल्क में जो खुराक आ रही है वो इंडिया से आ रही है। किस तरह इंडिया का बायकॉट कर सकते हैं और इंडिया के बगैर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, सवाल ये है मेरा। जी, इसको आप इस तरह सोचेंगे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि अब जो बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो है क्या। वो प्रॉब्लम बिल्कुल ये है कि जिस तरह मेरा एक घर है और मैं बिजली, पानी और खुराक मेरी साथ वाले से आ रही है, ठीक है, मुझे खाना भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजली भी, गैस भी, हर चीज़ जो मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो दे रहे हैं। जब वो मुझे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो मेरा खुद का तो घर ना हुआ ना, उसमें ना मेरी कोई सिक्योरिटी हुई, ना मेरी कोई चादर चार दीवारी हुई, ना मेरी कोई इज्जत हुई। जब कोई मेरे घर के अंदर आ जाएगा, कोई निकल जाएगा वहाँ से होके चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इस वक्त बांग्लादेश की है। जो आपने कहा कि सब कुछ तो इंडिया का है, अब वो बंगाली भाई वो यही तो चीज़ देख रहे हैं ना कि सब कुछ तो इंडिया का, हमारा क्या है, हमें खुद साख्ता बनाना चाहिए। सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया का ना हर चीज में हूं हाँ नहीं बोलते। एक बात बता, घर तेरा है, ठीक है, सब्जी तू बाहर से खरीद के ला रहा है, बिजली के पैसे तू दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, पानी का बिल दे रहा है, तो तीसरा बंदा कैसे घुस जाएगा तेरे घर में, चूतिए?
तीसरा बंदा कैसे घुसेगा ये बता मुझे तू। मतलब लॉजिक देखो इन भाई साहब का है, खाना दे रहा पानी दे रहा फ्री में दे रहा, वो पैसे ले रहा ना भाई, बिजली दे रहे पैसे ले रहे, तेल दे रहे पैसे ले रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे। तो कैसे वो घर में घुस जाएगा ये बता दे मुझे। मतलब तू, तेरा घर है भाई, तू बिजली दे रहा है पानी दे रहा है, बाहर से खाने का सामान लेके आ रहा है, तो तेरे घर में कैसे घुस जाएगा ऑनर तो तू भाई। अब तू चूतिया, तुझे काम नहीं करना, अगर हम तेरे को काम दे रहे हैं तो तू नालायक है, निखट्टा है, तुझे भीख पे ही पलना है, तो गलती किसकी। मैं तेरे घर जाके बोल रहा हूं भाई जॉब चाहिए, जॉब करनी है, नहीं मुझे नहीं करनी, ये उठा के फेंक दो, ये काम मैं नहीं करता। तो तुमसे बड़ा चूतिया कौन है। तो बांग्लादेशी वही तो कर रहे हैं, बट लॉजिक तो ढंग का दिया करो। तुम्हारे लॉजिक चूचू के मुरब्बे भी बोलता हूं मैं तुम्हें, चूचू का पता नहीं कौन से मुरब्बे यार तुम साले। मतलब यार लॉजिक क्या दिया बंदे ने में। अब यार के बगैर सरवाइव कर सकेगा, क्योंकि इंडिया तो ये क्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, कंगालिस्तान बन जाएगा। नहीं, मैं बांग्लादेश को किसी और नज़र से देख रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो बंगाली भाई हैं जो बांग्लादेश के हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। उन्होंने ये इनकलाब ला के एक बाबर भी करवाया, दिखाया भी है कि हम हुकूमतों के तख्ते उलट सकते हैं। यहाँ तक तो मैं उनकी हमायत में बात करूँगा और यही कहूँगा कि बांग्लादेश को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हाँ, ये है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करके नहीं, उनको एक रजामंदी के साथ एक बीच वाला हल निकाल के, ताकि वो ज़्यादा क्राइसिस में ना आए, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ तो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है उन्हें, ठीक है। तो उनको ये चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कह रहे हैं ना, धीरे धीरे वो अपना स्ट्रक्चर बनाएं और इंडिया के साथ मिलके भी काम हो सकता है। हाँ, ये एक गलत बात हो सकती है, रातों रात आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो एक बीच वाला रास्ता है वो इनको इख्तियार करना चाहिए। जैसे करनी वैसे भरनी। तो इंडिया के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अच्छा। और बांग्लादेशी अवाम, बांग्लादेशी फ़ौज, जिससे वहाँ पर रेवोल्यूशन आया है, जो नौजवान जो वहाँ पर यूथ ने रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, वो तो उनके लिए अप्रिशिएट करूँगा उनको कि उन्होंने जैसे भी वो रेवोल्यूशन आया है वहाँ पर। हाँ। दूसरे नंबर पर ये कि जैसे हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी के लोगों पर जुल्म किया है वहाँ पर, और वो भी अपनी इबरत को पहुँची है, ये भी इबरत है उसके लिए और लोगों के लिए भी कि उसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया जमात इस्लामी के लोगों पर। और बाकी इंडियन ने 1971 में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए, और वो उसमें कामयाब हुआ था, और उसमें काफ़ी उसने मुसलमान और बंगालियों को शहीद किया था। और दूसरे नंबर पे ये कि जो किसने मुसलमानों शहीद करा था, किसने में हैं? और इंडिया के साथ क्या हो रहा है? इंडिया को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। एक मिसाइल में पूरा बांग्लादेश गायब हो जाएगा। उखाड़ना जिसको जो उखाड़ते हैं ना, फिर लगा लेना जो भी सैंक्शन लगाने। फिर मतलब यार कहां से बातें लेके आते हो। बंगाली भाई तुम्हारे हैं, तुम उन्हें काले बंगाली तो बोलते थे, आज तक भी बोलते थे। बंगालियों की क्या औकात है ना, यही बोलते थे ना तुम लोग। अब तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है। इंडिया से पंगा तेरे जैसी कंट्री ने ले लिया, पाकिस्तान ने चार धूल चाटे हैं, तो तेरी गंदी नस्ल के वो भी उतराएंगे अपनी पैंटे, वो भी पंगा ले रहे हैं। भीख मांग क्यों नहीं मांग रहे भीख? फूड सप्लाई मत रोको, ये मत रोको, है जैसी करनी है। ऐसे बोलते ऐसा लगे जैसा हम बांग्लादेश को कोई सामान नहीं भेजेंगे तो हमारा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। घंटा फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी कंट्रीज है सामान देने के लिए, बांग्लादेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? तुम जाहिलों को फर्क पड़ता इन चीजों से, हमें नहीं पड़ता, क्योंकि हम पढ़े लिखे दिमाग वाले लोग हैं, दिमाग से खेलते, तुम्हारी तरह जहालत नहीं। और ये जमात इस्लामी एक टेररिस्ट ग्रुप को ये लोग फुल सपोर्ट करते हैं। हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं, मसूद अजहर को सपोर्ट करते हैं, ओसामा बिन लादेन को पापा बोलते हैं। तो तुम्हारी मेंटालिटी को भाई हसीना वाजिद ने नहीं एक्सेप्ट करा, इसलिए तुम्हें मिर्ची लगती थी उससे। उसने इनके हाथ में रोटी दी, इन्होंने कहा नहीं रोटी काम हम थोड़ी ना करना है, हम क्या करेंगे काम हम करके, अल्लाह की देन है, अल्लाह देगा खाने के लिए। तो फिर ही बैठे हैं, क्या करें, हिंदुओं के घर जला देते हैं, बहू बेटियों को रेप कर देते हैं उनकी। और अभी जितना ये चीख चिल्ला रहे ना, हाँ रेवोल्यूशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, यही मुल्ले दिखा दूंगा, कटे मुल्ले, कटे हुए नन्नू लेकर ना ऐसे चीखे मारेंगे, हाय जुल्म हो गया, हाय जुल्म हो गया। ज्यादा टाइम नहीं है बोलने में इनको, हाय जुल्म हो गया, देख लेना। बांग्लादेश उसके मुखालिफ उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है, और उनको ऐसे ही उसके साथ लेना चाहिए और उनके साथ मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं है। इतने सालों के बाद उन्हें याद आया, इसका मतलब
है कि उन्होंने इंडिया को फिर इस्तेमाल किया पाकिस्तान से अलहदा होने के लिए। देखें, मैं आपने जो बातें की वो अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन अभी आप इंडिया का तो पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना कि जिस मुल्क को इंडिया इतने सालों से सपोर्ट कर रहा था, आज वो उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो गई है, उन्हीं को आंखें दिखा रही है। इंडिया अपने मफाद के लिए उनको यूज कर रहा था। कैसे? वो उनका इंटरेस्ट था, उससे फायदे लेते थे और उनको यूज करते थे। मुसलमानों को, जो उनके लीडर थे वो उनको यूज करते थे कि अवाम को यूज करते थे अपने मफाद। बांग्लादेश इंडिया को देता क्या है? क्या यूज करते हैं बांग्लादेश को? कहां यूज करेंगे हम? हैं कहां यूज करेंगे? साले हमारे देश में आके हमारे पर बोझ बने पड़े हैं हरामजादे। बांग्लादेश देता क्या है? तो जैसे तुम कुछ नहीं देते ना, वैसे बांग्लादेश के पास भी कुछ नहीं है, वो मच्छी चावल बस, और कुछ नहीं है। उसके पैसे देते हैं, फ्री में नहीं लेते हम। चावल भी नहीं, चावल तो हमारे यहाँ पे बहुत है, मच्छी लेते थे वो भी, बस उसके पैसे देते हैं हम, फ्री में नहीं लेते। यूज करता है जाहिलो, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते यार ये। तो उन्हें शेख हसीना वाजिद से था ना बांग्लादेश के अवाम को। 5 अगस्त को शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। आज हम 10 दिसंबर पे खड़े हैं, 4 महीने हो गए हैं, वहाँ के हालात नॉर्मलाइज होने की जो है वो सिचुएशन में आ ही नहीं रहे। वो चाहते थे शेख हसीना वाजिद वहाँ से चली जाए, वो चली गई, लेकिन आज भी बांग्लादेश क्यों चल रहा है? आज भी बांग्लादेश में एहतजाज क्यों हो रहे हैं? वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो जाएगा बांग्लादेश, वो कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला से कि उनके हालात स्टेबलाइज हो जाए ताकि मुल्क वो तरक्की की तरफ गामजन हो जाए, और यही दुआ है उनके लिए। अभी आपने बोला कि इंडिया ने बांग्लादेश को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। इंडिया इस्तेमाल करता है दूसरे ममालिक को, तो मुझे ये बताएं कि इंडिया ने बांग्लादेश को कैसे इस्तेमाल किया? मैं तो कहती हूँ कि बांग्लादेश की डेवलपमेंट जितनी थी उसमें 90% हाथ तो इंडिया का था। वहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी तमाम इंडिया से थी। इवन कि बांग्लादेश इंडिया की बिजली तक यूज़ कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बांग्लादेश की आवाम का भी उसमें है। अच्छा। तो उसमें बांग्लादेश के जो लोग हैं, मुल्क को चलाने में करने में तो आवाम का ज़्यादा वो होता है, उसको उसमें टैक्स देते हैं, जिसमें जो सब लोग टैक्स देते हैं। मुल्क तो ऐसे ही चलता है, उसमें इंडिया क्या उसको सपोर्ट कर रहा होगा कि उसकी इंडस्ट्री को चलाने में करने में। वो तो पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान बना था तो उसके हिस्से में बहुत कम इंडस्ट्रीज़ आई थी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ तो इंडिया में ही रही थी। तब ये तो नहीं हम कह सकते कि अब वो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ आई थी वो इंडिया चला रहा था। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी से जो हमारे पास एसेट दिए गए थे उसी से ही हमारे के जो फॉर फादर्स थे, जो हमारे आबाउदाद थे, उन्होंने मेहनत करके काम करके इस मुल्क को चलाया किया, और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। ऐसे ही बांग्लादेश की लॉजिक तो ढंग का दिया करो बे, लॉजिक तो ढंग का दिया करो। इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी वहां पे, इंडिया की फैक्ट्रीज लगी हुई थी गारमेंट्स की, ताकि उनको भी कुछ काम वाम मिले, कुछ काम वाम करें। और लाहौर ना इंडस्ट्री हब माना जाता था उस टाइम पे, मुंबई तो नहीं माना जाता था इतना, मुंबई का तो था ही नहीं इतना जितना लाहौर का था। चूते तो थोड़ा पढ़ लिया। और कौन से तुम्हारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था? कोई बलिदान नहीं दिया, भीख में मिला तुम्हें पाकिस्तान, समझ गए? भीख में मिला पाकिस्तान, तुम्हें दिया है हमने भीख में। जा भिखारी ले पकड़, आज तक भीख मांग रहे हो इसलिए। आगे बात समझ में? उन कंगालियों को, कंगाल थे कंगालिस्तान वाले, बचाया उनको, फट्टू साले लुगाइयों के पेटीकोट और सलवारों में छुपे पड़े थे। जब पाकिस्तान आर्मी ठोकती थी उनको, जब रेप करती थी उनकी बहन बेटी को, तो खड़े होकर देखते थे। इतने फट्टू थे इनके बाप दादा, बड़ी जज्बे वाली कौम है। कुछ नहीं आया था हमारे फोर फादर्स के। तुमने करा क्या? तुमने बनाया क्या? स्टील फैक्ट्री, स्टील इंडस्ट्री की तुमने मां बहने कर दी। तुमने अपनी रेलवे की पटरियां बेच दी, 100 किलोमीटर की बंदे ने पटरियां बेच दी। तुम्हें जो मिला तुम उसको बेच के खा गए, समझ गए? तुमने उनको बनाया नहीं। करो हम जो मिला हमें कम मिला, कम मिला, कम मिला जाहिलो। मतलब यार बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। आज तक पाकिस्तान के अंदर कितनी रेलवे ट्रैक बिछे हैं मुझे बता दे, कितनी फैक्ट्रियां बची है तुम्हारे यहां से, गारमेंट, स्टील, तुम सब बेच के खा गए। फिर कहते हैं इंडिया से हमें बड़ी कम इंडस्ट्री मिली थी। जाहिलो सबसे ज्यादा वही थी, चू चू के मुरब्बे, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना जाने भी कुछ ही बोलते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने मेहनत की है, और जब भी उनकी इंडस्ट्री चली है। और इंडिया जो है, इंडिया का रोल हमेशा उधर नेगेटिव ही रहा है। वो अपने मफाद के लिए लोगों को यूज़ करता रहा है, जैसे कि हसीना वाजिद है और दूसरे लोग हैं। बाकी मेरे नज़र में, मेरे ख्याल में तो यही बात है। जब तक शेख हसीना वाजिद वहाँ की जो रही हैं, सियासत का हिस्सा रही, आप देखें बांग्लादेश में डेवलपमेंट भी तो हुई है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ जी, ये भी बात भी है। जो उसके प्लस पॉइंट है तो वो प्लस पॉइंट है, जो उसके नेगेटिव है वो नेगेटिव है। उसने काम भी किया है, हम ये नहीं कहते
पर उसने आना मतलब जितना ज़्यादा जिस पर उनका ये था कि इख्तलाफ था कि फ़ौज को हर चीज़ को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, उनके शेयर ज़्यादा थे, जिसी वजह से अवाम निकली थी ना, जिसी वजह से यूथ निकली थी कि इनके एसेट वगैरह हर जगह पर। कोटा सिस्टम के खिलाफ वहाँ की आवाम निकली थी कि 1971 में जिन लोगों ने बांग्लादेश बनने में मदद की थी, उनको कोटा सिस्टम जो दिया जाता था उनके खिलाफ जो है वो बांग्लादेश की आवाम निकली थी, जिस पर उन्होंने शेख हसीना वाजिद को वहाँ से भागने पर, अपनी हुकूमत छोड़ने पर मजबूर किया था। बिल्कुल ऐसे ही है और सही उन्होंने किया है गवर्नमेंट यूथ ने कि उनको निकाला है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने राइट के लिए निकले हैं लोग। और मैं तो सर अगले दिन मामला जो था वो नॉर्मल क्यों नहीं हो गया? अभी तक बांग्लादेश में एहतजाज क्यों हो रहे हैं? अब देखें बांग्लादेश रो रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही है, तो इन्होंने अपने हाथों से अपना जो है वो बेड़ा गर्क किया है, एहतजाजों में लगे हुए हैं, काम पे इनका ध्यान ही नहीं है। आई थिंक मैम टाइम तो लगेगा अच्छा, मुल्क को स्टेबल होने में, और इंशाल्लाह ही होप्स हो कि हो जाएगा। हमारी तो यही दुआ है, तो बाकी दुआई कर सकते हैं उसके लिए कि मुल्क की हालात वो बेहतर हो जाए उनके लिए। दुआ करो, जो मर्जी करो, तुम्हारी दुआ वैसे ही लगती, तुम्हारा अल्लाह ताला तुम्हारा सुनता भी नहीं है। और सना खबर पूरी रखा करो, आधी दूरी नहीं। और जाहिल सुनबे, हम ना पाइपलाइन बिछा रहे थे ताकि ना ये ट्रक का ये पैसा ये बचे यहाँ का, जो यहाँ से ऑयल वगैरह जाए, जो कन्वेंस चार्ज पड़ता है वो कम रहे, नहीं पड़े ही ना, वो फ्री में हो जाए काम, ठीक है ना। स्टेबल कर देते हम, स्टेबल कर दिया था। फैक्ट्रीज हमारी लगी थी, बिजली हमारे यहाँ से जा रही थी, क्योंकि वहां पे पावर प्लांट के ही इनसे पैसे दिए नहीं जा रहे थे। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था इंडिया से, इसलिए बिजली लेते थे लोग अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए। इंडियन इंडस्ट्री होती थी, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है। तुम चूचू के मुरब्बों को यही नहीं पता। और किस लिए था? 2018 की बात, 2018 या 20 की बात है ये। कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था, हसीना वाजिद ने ही खत्म किया था कि कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। और ये फिर 2024 में चूचू के मुरब्बा क्या लेने आए थे? ये कौन सा एतराज था? ये कुछ नहीं था, इसको जबरदस्ती हटाया गया था। पूरी बात समझ लिया करो, जान लिया करो, सब तब बोला करो, बिना कुछ मत बोला। लॉजिक तो ढंग के दिया करो जाहिलों, लॉजिक ढंग के दिया करो। ऐसे चूतिया वाले लॉजिक दोगे, ऐसे ही पे ले जाओगे। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हो इन चूचू के मुरब्बे के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।